नमस्कार, मैं द्विवेदी भुजंग भूषण अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ अलर्ट में आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्तर की खबरों को दिखाते दिखाते मैंने सोचा कि एक बार फिर से मैं अपने राज्य की ओर मुखातिब हूं और राज्य में इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान राज्य सरकार ने निवेशकों को लुभाने की कोशिश की है और प्रयास भी किया है। एक सराहनीय प्रयास है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक झारखंड में एमओयू का इतिहास है उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और उस पीछे के एमओयू के इतिहास से आगे सीख लेनी चाहिए। जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो हुआ था पिछले कार्यकाल में, रघुवर के कार्यकाल में, तो वो जो 3 दिवसीय कार्यकाल समिट हुआ था उसमें रघुवर सरकार ने, आप यूँ कह लें कि 3 तरह की ज़मीन 3 लाख करोड़ का 209 एमओयू उन्होंने किया था। अब उन्होंने दावा भी किया था कि जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे उनको यहाँ पे ज़मीन दी जाएगी और 3 तरह की ज़मीन थी। वो कौन कौन सी ज़मीन थी? झारखंड में ज़मीनों का बहुत ही बड़ा लफड़ा है, ज़मीन माफियाओं का बहुत बड़ा यहाँ पे जाल बिछा हुआ है। हर संवर्ग के, हर तरह के लोग उस जाल में हैं और कहीं से कहीं उनके ऊपर उनका दाग जरूर है। अब 3 तरह की ज़मीन है, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, जंगल और झाड़ी। ये 3 तरह की ज़मीनों को उपलब्ध कराया जाता है जो भी उद्योगपति, उद्योग घराने के लोग आते हैं। और इस समिट के बाद रघुवर दास ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का उन्होंने दर्शाते हुए दिखाया कि दूसरे दिन ही 13 औद्योगिक घरानों को उन्होंने एमओयू साइन कराया, ज़मीन तक हस्तांतरण करा दी और ज़मीन के प्लॉट दे दिए। और अब विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने 1 एकड़ से लेकर 100 एकड़ 200 एकड़ तक के प्लॉट जो हैं उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर वैसे 1000 से ज़्यादा प्लॉट हैं। जो भी चाहे यहाँ इन्वेस्ट करे, अपनी इच्छा केवल दर्शाए और हम उनके साथ हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब सरकार उनके साथ है तो फिर क्या कहना। लोगों के अंदर उत्साह है, पूरा रांची शहर सजाया गया, लगा कि आप कहीं विदेश में हैं, इस तरह की परिस्थिति आई। और उन्होंने तीनों तरह के उद्योग को आमंत्रित किया, लघु, मध्यम और जो बृहद उद्योग हैं, तीनों को विश्वास दिलाया कि आप उद्योग लगाएं, हम आपको ज़मीन और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ सारी सरकारी सुविधाएं और धरातल की सुविधाएं देंगे। आप इमेजिन कीजिए कि 3 लाख करोड़ का एमओयू हुआ, 209 एमओयू जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। और उसमें जो झारखंड के सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी जो वर्तमान में अभी केंद्र को सेवा दे रहे हैं, अभी ट्राई के चेयरमैन हैं मिस्टर RS शर्मा जी, वो झारखंड को बखूबी जानते हैं और उस समिट में वो आए हुए थे। वैसे तो उस समिट में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े जो भी उस समय केंद्र की सरकार थी, उन्हीं की यहाँ भी सरकार थी, जो भी बिग बुल्स थे सबों को उन्होंने परोसा जरूर था और उसको परोस के अच्छी खासी मार्केटिंग की थी, इसमें कहीं दो राय नहीं थे। यहाँ पर खेल गांव में वो हुआ था और बहुत बेहतरीन ढंग से उस समिट को सजाया गया था। लेकिन उस समिट को सजाने का प्रतिफल क्या हुआ? जब TRI का जो चेयरमैन है RS शर्मा आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे संभावनाओं को होते हुए भी कुछ किया नहीं जा सकता। और संभावनाएं तो हैं, लेकिन उनकी बात, चूंकि वो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी बात को दरकिनार करके सरकार अपना मार्केटिंग कर रही थी और आप मियाँ मुट्ठू खुद बन रही थी, पीठ भी अपनी थपथपा रही थी। और इसी में उन्होंने RS शर्मा ने कहा कि यहाँ IT और ITES प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस झारखंड में। और सरकार ने यहीं पर, सरकार रघुवर की नहीं रुकी, ये इसका जो इसको बोलते हैं हम कि चुनाव रथ लेकर के जैसे लोग निकलते हैं, उसी तरह से ये इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए उन्होंने मुंबई में बहुत बड़ा आयोजन किया और रोड शो भी किया। मुंबई क्या कहिए, दुबई में भी किया उन लोगों ने। और इन सभी जगहों पर, मुंबई में जब उन्होंने किया तो ओरिएंटल
जो कंपनी है क्राफ्ट टेक्सटाइल्स कंपनी 1500 करोड़ रुपए का एमओयू किया यहाँ पे, और उसे 140 एकड़ के 2 पार्क को डेवलप करना था, उस पर भी एमओयू किया। उसके बाद एजुकेशन क्षेत्र में उन्होंने कई एमओयू किए का जो वो है नर्सिंग कॉलेज था यहाँ उसे स्थापित करना था, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाना था जिसमें 500 बेड होंगे मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट में। और आप समझ लीजिए कि ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी धरातल पर देखने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। हालांकि ये एमओयू हुआ था, सिर्फ मैं एमओयू की बात कर रहा हूँ, यहाँ के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एमओयू की बात कर रहा हूँ। आप सीआरएस के तहत टाटा हो गए और जो यहाँ पे कई कंपनियाँ थी वो हो गई। उन्होंने कहा कि मेट्रियोलॉजिकल सेक्टर्स में काम करने के लिए उन्होंने एमओयू किया कि यहाँ पर जो है सॉफ्ट स्किल डेवलप करेंगे। टेक महिंद्रा ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर के एमओयू किया। टेक महिंद्रा भी आईटी की बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसने किया। फिर दिसम हॉस्पिटल एंड हार्ट रिसर्च सेंटर ने 500 बेड का, उसने भी मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट के लिए काम किया यहाँ पे। इसके पहले 3 टर्म लगभग अर्जुन मुंडा रहे और हर बार उन्होंने एमओयू किया। इस रांची, झारखंड की कैपिटल रांची की भूमि में स्टील के पितामह जो कहे जाते हैं, स्टील के बादशाह लक्ष्मी निवास मित्तल, टाटा, जिंदल जैसे दर्जनों बिग बुलाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति हैं, और एमओयू हुआ। कई लाख करोड़ के उनके भी कार्यकाल में एमओयू हुए, इसमें कहीं दो राय नहीं। एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें महारत हासिल है इस राज्य के तमाम मुखियाओं को, वो ये करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और वो जो एमओयू उस समय से अभी तक यूँ कहने रघुवर दास के समय तक जितने भी एमओयूज हैं, ये सभी एमओयू जो भी कंपनियां थीं या तो बाद में सर्वे की और वो हट गईं, या फिर जो लूटने वाली कंपनियां थी कि झारखंड को चारागाह समझने वाली जो कंपनियां थी वो आई कुछ, और कुछ लूटी, कुछ लुटा कर चली गई, और कुछ तो पूर्णतः लूट कर चली गई इस झारखंड से। उसकी मूल वजह हुई स्थानीय राजनीति का जो प्रकोप होता है और नक्सलियों का जो वर्चस्व है उन क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की गैर मजरूआ आम और ख़ास ज़मीन दी जाती है, जंगल झाड़ दी जाती है, उन सभी जगहों पे ये नक्सलियों का प्रकोप था जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां यहां से पलायन करती गईं। अब बात करते हैं, हम वर्तमान में आते हैं। सेकेंड टर्म मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, युवा, तेज तर्रार, गठबंधन की सरकार, बीजेपी की केंद्र में सरकार और यहाँ रघुवर की प्रखर सरकार, सबको ध्वस्त करके वो यहाँ पर चुनौती का सामना करने के लिए काबिज हुए और उनसे बहुत उम्मीद थी। तब तक कोविड आ गया। अब कोविड के दौरान इनकी स्थिति, राज्य में रोजगार की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। राज्य में लगभग उस समय 10 लाख के करीब पलायन करके मजदूर आए, तब जाकर मुख्यमंत्री को यह ज्ञान हुआ कि इस राज्य में इतने मजदूर जो हैं वो बाहर काम करते हैं, इतने लोग बाहर काम करते हैं। उन्हें रजिस्टर्ड किया गया उस समय पहली बार। तो अब एक बजट सत्र जो मैंने कहा कि चल रहा है, इसमें विपक्ष बार बार रोजगार के मुद्दे पर हेमंत को घेरना शुरू कर दिया है। अब हेमंत को घेरने की वजह से जो भी सरकार घेर रही है, इस वजह से हेमंत सरकार काफ़ी बेचैन हो गई, और बेचैन होने के बाद हेमंत सरकार ने दिल्ली का रुख कर लिया। अपने सीपा सलाहकारों को लेकर के हेमंत सरकार दिल्ली की ओर चली गई, और दिल्ली की ओर जाते ही उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जाकर के होटल ताज जो मान सिंह रोड में है, खान मार्केट के बगल में, इंडिया गेट के बगल में है, वहाँ पर उन्होंने एक इन्वेस्टर्स मीट को बुलाया और जाकर के स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने, और उसमें अपने सारे जो भी चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम या टूरिज्म सेक्रेटरी और इंडस्ट्री सेक्रेटरी जो पूजा सिंघल है उनको लेकर के गए वो, और वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टर्स को एड्रेस किया और एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को झारखंड की ओर आने के लिए आग्रह किया। और मैं जानता हूँ यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स जल्दी मीडिया में नहीं बोलते, लेकिन पहली बार जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुखदेव सिंह, उन्होंने मीडिया पे कहा कि हम यहाँ शीशा बेचने नहीं आए हैं, हीरा बेचने आए हैं। थोड़ा रफ है, उसे तराशने वाला चाहिए, यानी कि अच्छे जौहरियों की ज़रूरत है। झारखंड एक हीरा है,
और अगर उन्होंने कहा तो यहाँ 20 वर्ष लगातार उसके झारखंड बनने के पहले भी वो यहाँ नौकरी कर चुके हैं। वो झारखंड की बहुत बारीक जानकारी है, लेकिन उन्हें क्या इस तरह से हीरा तराशने वाला कोई भी कारीगर मिलेगा? लोग आएंगे? पहली बात तो ये है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम जाते ज़रूर हैं, बुलाते सबको हैं, लेकिन लोग यहाँ आते क्यों नहीं और टिकते क्यों नहीं? अब हेमंत सोरेन ने सबसे पहले लोगों को एड्रेस किया जो भी वहाँ पर थे, और सीएम ने यहाँ की संभावनाओं पर निवेशकों को अवगत कराया और यहाँ पहुँचने के लिए मार्ग भी बताया। हमारा प्रदेश एक ऐसे जगह अवस्थित है जहाँ से हम 2-2, 3-3 जल मार्ग के रास्ते से भी व्यापार कर सकते हैं, जो हमारे पोर्ट नियरेस्ट है। बंगाल में हल्दिया है जो लगभग 250 किलोमीटर दूर हमारे हेडक्वार्टर से है, रांची से राजधानी से है। पारादीप है लगभग 400 किलोमीटर। साहेबगंज है जो अभी नया नया बना है, वो 350 किलोमीटर है। उसके बाद हेमंत सोरेन ने, जैसे कि आपने देखा सुना, और झारखंड कहां कहां से जुड़ सकता है इस पर भी उन्होंने अपनी जानकारी रखी। जो जानकारी है, उनको जो जानकारी दी जाती है। हम बगल में बांग्लादेश को भी जोड़ते हैं, बहुत करीब से हैं। इधर भूटान, इधर नॉर्थ ईस्ट की और हम लोग बहुत करीब हैं उनको। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर जो सीएम हैं, यो लोगों को यूँ समझा रहे थे, इन्वेस्टर्स को, कि थोड़ा सा मुझे अकवर्ड लगा कि आप इन्वेस्टर्स का क्लास ले रहे हैं, और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग बैठे हुए लोग हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के टैकून लोग हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के में महारत हासिल किए लोग हैं, इन्हें सब कुछ मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं। उन्हें झारखंड के बारे में जो जानकारी लेनी है वो अपने स्तर से ले लेंगे। वो काफ़ी काबिल लोग हैं और उनकी काबिलियत ही आपके सामने लाकर बैठाई है या फिर आपको उनके सामने लेकर के गई है। यह बात तो जानकारी होनी चाहिए। अभी यहाँ तक उन्होंने कहा कि झारखंड वर्जिन है। हमारा झारखंड प्रदेश कहा जा सकता है एक वर्जिन एरिया रहा है हर चीज़ों में। इसका कभी भी कोई उस पर काम नहीं किया गया। भाई, इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड वर्जिन है जनाब, तो इसके पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और क्या आपने कभी सोचा कि झारखंड बनने के बाद कितने लोग इन्वेस्टर्स आए, कितनी कंपनियां बनी और कंपनियां उजड़ गईं? उसके पीछे क्या मूल कारण रहे जिसकी वजह से कंपनियां यहां से पलायन कर गईं? क्या उन मूल कारणों पे आपने कभी वर्कआउट किया? क्या आपने नक्सलियों के बारे में लोगों से आगाह किया जो इन्वेस्टर्स हैं? यहाँ पर अन्य आदिवासी पार्टियों के द्वारा, ये और अन्य लोगों के द्वारा, लोकल पार्टियों के द्वारा ज़मीन पे प्रॉब्लम किया जाता है क्रिएट, और उसके बाद फिर यहाँ पे उन्हीं लोगों के द्वारा उसे मैनेज किया जाता है और उसके एवज में पैसे लिए जाते हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में ज़मीन कैसे दिलवाएंगे? आपके सिंगल विंडो सिस्टम्स कहाँ हैं? आपका रोड मैप पे आपने क्यों बात नहीं की? लोगों को रोड मैप क्यों नहीं दिया? इतना बड़ा इन्वेस्टर्स मीट हुआ पिछली बार, कुछ नहीं हुआ। आप जाकर के फ्लिपकार्ट और अन्य छोटे छोटी कंपनियां जो हैं वे क्या कर लेंगे? वेयर हाउस बनाएंगे, कितना रोज़गार आएगा? रोज़गार लाने के लिए राज्य में सबसे पहला, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ों की जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें के पर इन्वेस्टर्स नहीं आते। इस पर तो आम आदमी भी नहीं आएगा अगर ये चीज़ें नहीं होंगी कहीं भी। तो अपनी तारीफ के पुल बांधने से और कहीं कुछ नहीं होता। ये पब्लिक है, सब जानती है, सारी चीज़ें नेट पर है, सबके हाथ में है, हर आदमी के कॉन्टैक्ट्स हर जगह हैं। क्या हकीकत है ज़मीनी, ये सारे लोग जानते हैं। स्टेट को डेवलप करने के लिए हमारे पास पिछले 20 वर्षों में इस स्टेट में, ये स्टेट में अपनी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसके लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। तभी बुनियादी सुविधाएं चाहिए इस स्टेट को। इस कैपिटल को अभी तक मेट्रोपॉलिटन का पहचान नहीं मिल पाया है।
यहाँ ट्रेनों की कनेक्टिविटी देखिए, ये कैपिटल है कि आप ट्रेन जो है यहाँ से स्मूथली, आप ट्रेन से देश में कहीं भी नहीं जा सकते, चेंज करना पड़ेगा आपको कई जगहों पे। आप यहाँ पर जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्गो बना रहे हैं, एयर कार्गो तो आप जनाब बाद में बनाइएगा, पहले यहाँ से जो प्लेन की कनेक्टिविटी है जब तक स्मूथली नहीं होगी तब तक इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे। ये बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी प्रश्न हैं जिसमें मुख्यमंत्री को गौर करना चाहिए, और इनके जो भी सिपासालार हैं या जो भी किचन कैबिनेट के लोग हैं, पीए हुए, पीएस हुए या सेक्रेटरीज हुए, उनको इस पर मंथन करना चाहिए। केवल ऐसे बुलाने से क्या बोलते हैं उसको, फेस वॉश करने से कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना सिर्फ हो सकता है। हम और आप सब जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, और इन्वेस्टर्स की जहाँ तक बात है तो आप अपने बगल में उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, वहाँ एक माहौल बनाना पड़ता है, जो कि हमारे राज्य में अभी माहौल की कमी है। हमारा प्रयास सराहनीय हो सकता है, मुख्यमंत्री का है, लेकिन माहौल की कमी है। इन्वेस्टमेंट इज एंड इन्वेस्टर्स इज ए आर्टिकल ऑफ फेथ। ये जो है ना, विश्वास का चीज़ है, उसे भरोसा हो जाएगा, बिना बुलाए आपसे अप्रोच करेगा। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में ओपन ऑक्शन जो हुआ माइनिंग्स का, पहले होता था ओपन ऑक्शन नहीं होता था तो 230 करोड़ का माइनिंग का उसका बजट आता था, और जब से ओपन ऑक्शन होने लगा तो लगभग 1300 करोड़ रुपए का ओपन ऑक्शन। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसका मुखिया जो है वो बहुत डिटरमाइंड होना चाहिए और बहुत सीधी सोच होनी चाहिए उसकी। अपने राज्य में ही हजारों उद्यमी हैं और उद्योगपति हैं, उनके लिए हमारे राज्य की सरकारें अभी तक पिछले 20 वर्षों में क्या की, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या की? क्या उनके बढ़ावा देने से हमारे राज्य में रोजगार नहीं बढ़ेगा? उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से हमारी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी? बड़ी कंपनियां, बड़ी ब्रांड तभी आएंगी जब आपके पास फुल फ्लेजेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और सरकारी जो सिस्टम है वो काफ़ी स्मूथ होगा। जिस तरह से प्राइवेट बैंक में होता है, लोग के आने के बाद चाय पिलाते हैं, उसके बाद खाता खुलवाते हैं, फिर उसको नमस्ते करके घर भेजते हैं, तो वैसी स्थिति होनी चाहिए और वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए यहाँ सरकार के और सरकार के पदाधिकारियों की। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य राज्यों में ये सारी चीज़ें, मेट्रो कल्चर होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पे राज्य के मुखिया युवा हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दें। अभी तक इस राज्य में 20 वर्ष हो गए, शहरों में जाम लगता है, ओवर ब्रिज तक नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री को इतनी इच्छा शक्ति नहीं हुई कि रांची जो कैपिटल है उसमें आप ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स के जाल बिछा दें, लोगों को सुख सुविधा हो। यहाँ पर सकरी सड़कें हैं, तो इन तमाम चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए 4 दिन के लिए शहर ठीक कर देंगे, लेकिन 5वां दिन भी उसके पास खबर पहुँचती है कि शहर क्या था और अब क्या हो गया उसके जाने के बाद। मैं आप सबों से विदा लेता हूं और एक बार फिर से राज्य के मुखिया से आग्रह करता हूं कि अपनी सराहनीय प्रयास की बुनियादी चीज़ों को सुदृढ़ करें, कठोर और ठोस निर्णय लें और इस राज्य को नई दिशा और दशा दें कि आने वाले समय में भी पीढ़ियां आपको याद रखें। धन्यवाद।